Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. चलिए मैं आप लोगों को आज का सेशन कंटिन्यू करने से पहले आपको लास्ट क्लास वाला पोर्शन एक बार क्विकली रिकॉल करवा रहा हूँ. कोई डाउट हो तो मुझे बताइए. देखिए लास्ट क्लास में यू नो कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीएससीपीआर थ्योरी हम लोगों ने रिसेंटली वीएससीपीआर थ्योरी कंप्लीट करी, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री और उसके बॉन्ड एंगल्स दैट आर डिसाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम. ठीक है. और उस वीएससीपीआर थ्योरी में हमने जो डिफरेंट केसेस देखे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के केसेस, दोज केसेस वर वेरीड फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू 7 इलेक्ट्रॉन पेयर. आई होप आपको हर इलेक्ट्रॉन पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री याद हो गई होगी. ज्योमेट्री तो फिक्स्ड होती है, शेप कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम. उसके बाद हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना स्टार्ट करा था. वहां से आप जरा ध्यान से सुनिएगा. देखिए आप सब लोगों को पता है कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि दिस म्यूचुअल शेयरिंग इज ओनली पॉसिबल बाय द ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल. दो एटम अगर दूर दूर बैठे हुए हैं तो दूर बैठे बैठे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकते. अगर उन्हें अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है तो उन्हें एक दूसरे के पास आना पड़ेगा. तब तक पास आना पड़ेगा जब तक उनकी वैलेंस शेल ओवरलैप नहीं करता. तो ओवरलैपिंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन ये ओवरलैपिंग भी दो तरह से हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. ठीक है. ऑर्बिटल्स आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होती हैं, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप की होती हैं. So depending upon the shape of these orbitals, the overlap can also occur in two ways. So depending upon the nature of overlap as well as depending upon the shape of the orbitals, covalent bond दो टाइप के होते हैं, सिग्मा bonds and pi bonds. इनके बीच में मैंने आप लोगों को 5 डिफरेंसेस लिखवाए थे, लेकिन शुरू के 3 डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी वक्त आपको समझ में आ गए होंगे. रिमेनिंग 2 डिफरेंसेस हम आज की क्लास में जब हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी और आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे. देखिए द वेरी फर्स्ट डिफरेंस टेल्स अस अबाउट कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है या पाई बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है. तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है. हेड ऑन एंड साइड वाइज का मतलब समझते हैं. हेड ऑन का मतलब है फेस टू फेस दो चीजें एक दूसरे को अप्रोच करनी है और एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेट कर जाती हैं. और साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब है दो चीजें फेस टू फेस नहीं आ रही, वर्टिकली साइड बाय साइड. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पाई बॉन्ड है वो सिर्फ पी और पी के ओवरलैप से ही बनता है. दिस इज अ साइड वाइज ओवरलैप. दो पी अगर इस तरह से वर्टिकली आके एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं तो ये साइड वाइज ओवरलैप. लेकिन अगर यही दो पी ऑर्बिटल इस तरह से हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है. तो सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन 3 वे. सिग्मा बॉन्ड 3 तरह से बन सकता है. एक तो पीपी ओवरलैप से बन सकता है, दूसरा एसएस ओवरलैप से बन सकता है और तीसरा एसपी ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है. लेकिन पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही तरह से बन सकता है, बाय द पीपी ओवरलैप. अच्छा उसके बाद मुझे बताइए, कुछ ये आप बताओ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है और रीजन. किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो वो उनका कितना पोर्शन एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेट कर गया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की. और हमेशा याद रखिए जब जो चीजें हेड ऑन अप्रोच करती है ना एक दूसरे को तो हेड ऑन ओवरलैप हमेशा ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पोजेस करता है. साइडवाइज ओवरलैपिंग में लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है. इसलिए सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स. सिग्मा बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, यानी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. पाई बॉन्ड थोड़ी सी भी एनर्जी से टूट जाएगा आराम से. तो ये 3 डिफरेंसेस तो आप लोगों को समझ में आ ही गए थे. उसके बाद 2 डिफरेंसेस और मैंने आपको लिखवाए थे. आई टोल्ड यू कि वो आपको बाद में समझ में आएंगे. फोर्थ डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था कि सिग्मा बॉन्ड कैन इवन बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली विद इन द मॉलिक्यूल. मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनमें आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स मिले, पाई मिले ही ना, सिर्फ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स हो. लेकिन ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं हो सकता जिसमें आपको सिर्फ पाई बॉन्ड्स मिले सिग्मा नाम. पाई अगर मिलेगा तो सिग्मा के साथ जरूर सिग्मा जरूर होगा. पाई इज ऑलवेज accompanied along with the sigma bond. लेकिन सिग्मा इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली भी बन सकता है. और एक लास्ट डिफरेंस जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था उस दिन आपको मैं समझाऊंगा अभी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड होती है, बट अगर पाई बॉन्ड आ जाता है ना मॉलिक्यूल में तो फिर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रोटेशन अलाउड नहीं. लास्ट वाले 2 डिफरेंसेस आपको आज की क्लास में समझ में आ जाएंगे. फिलहाल मैं उसके आगे का रिवाइज करवाता हूं आपको. After the differences between sigma and pi bonds, we started with the next topic, hybridization. हम लोगों ने hybridization वाला टॉपिक स्टार्ट करा था. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वास्ट टॉपिक है. हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहले मीनिंग बताइए मुझे.
Abhiraj, can you define hybridization? देखिए, मैं जब कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना, स्पेशली क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास, तो आप लोग कैमरा ऑन करके मुझे आंसर देंगे ताकि मुझे पता चले कि आप खुद दे रहे हैं या रजिस्टर में से पढ़ कर दे। अभिराज, यस अभिराज, नाउ टेल मी। सर इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ, देखना पड़ रहा है आपको बार बार नीचे, हाँ याद नहीं है? स्वास्तिका, आप बताइए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, आपको याद है? ऐसे ही समझा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुकिश डेफिनेशन मुझे बताइए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जस्ट टेल इट। सर बताओ, हाँ बोलो बोलो। सर इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, याद नहीं है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन तो ये थी, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज in order to redistribute their energies and form new orbitals of equal energy, shape, size and symmetry. मैं आपको एक बार फिर से मीथेन का एग्जांपल, या मीथेन छोड़िए, मीथेन और इथेन तो मैंने करवा दिए थे, मैं आपको प्रोपेन का एग्जांपल देता हूँ, एक नया एग्जांपल, उससे पिछले वाले एग्जांपल्स भी आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो एक हेडिंग डालिए सब लोग, हाइब्रिडाइजेशन इन प्रोपेन। मैंने मीथेन और इथेन करवाए थे, आज मैं प्रोपेन, बिल्कुल उन्हीं के जैसा है, प्रोपेन करते। हाइब्रिडाइजेशन in propane. सब लोग, can anybody tell me कि what is the formula of propane? बताइए, कोई भी बता दीजिए। C3H8। देखिए किसी भी एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना, CnH2n+2, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो C3H8, लेकिन हम इसे C3H8 नहीं लिखेंगे। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो हमें हर कार्बन को इंडिविजुअली एज अ चेन लेंथ एग्जिबिट करना पड़ता है, तो CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखें। क्या आप कोई मुझे ये बता सकता है कि इस प्रोपेन में कितने सेंट्रल एटम हैं? हाउ मेनी सेंट्रल एटम्स आर देयर? 3 सब लोग बताओ। 3 सेंट्रल, हर कार्बन अपने अपने पोर्शन में सेंट्रल है, ठीक है? तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, तीनों कार्बन सेंट्रल एटम है, एंड एवरी सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे कार्बन 1 भी कोई हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेगा, कार्बन 2 भी और कार्बन 3 भी। चेक करते हैं क्या तीनों ने एक जैसी हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करी है या कोई डिफरेंस था। आप कुछ नोट नहीं करेंगे, ये नोट करना भी नहीं है, बाद में भी नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट क्लास में करवाया था, बस देखिए ध्यान से। देखिए कार्बन नंबर 1 का केस देखिए, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p2। और अगर ये जो वैलेंस शेल है 2s2 2p2, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को ऐसे ड्रॉ करेंगे 2s2, आपको पता है ये 2s का ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज 2p2, ठीक है? सो दिस इज 2s2 2p2। कार्बन के पास आप देख सकते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अनपेयर्ड कितने दिख रहे हैं आपको? अनपेयर्ड तो 2 ही है, ठीक है? देयर आर ओनली 2 अनपेयर्ड, ये दोनों तो पेयर्ड है, बेशक ये दोनों वैलेंस के पार्ट हैं, लेकिन ये पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है? सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये बात याद रखिएगा हमेशा कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, ओनली द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्ड, ठीक है? तो अगर कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है अभी, ठीक है? विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट कैन जस्ट फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड। एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो सकता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर सकता है, लेकिन ये दोनों तो आपस में शेयर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ही नहीं पाएंगे, सही है? एक ऑर्बिटल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये खुद ही दोनों एक ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा इसमें शेयर करने के? इसमें तो जगह है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, शेयर हो जाएगा, इसमें भी जगह है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, शेयर हो जाएगा, लेकिन ये आपस में ही शेयर कर। तो अभी कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, अभी तो कार्बन 2 ही बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड से। लेकिन अगर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, आप देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना? कार्बन नंबर 1 देख रहा है ना 4 बॉन्ड बनाता हुआ, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस पे, और एक ये सामने वाले कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। तो अगर इस कार्बन नंबर 1 को, ये कार्बन नंबर 1 है, अगर इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे,
तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। कार्बन क्या करता है, अपना 2s का ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2p में भेज देता है। आप देख रहे हैं 2p खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा। ऐसा करने से हमें मिलेगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अब ये रह जाएगा 2s1, एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और यहां हो जाएगा 2p3। और देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब उसके साथ पेयर हो रहा था ना, तो इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज थी, नीचे की तरफ था, लेकिन जब अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप पहले ऑर्बिटल में रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पिन घूम के सीधी हो जाती है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब देखिए, अब तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने सोचा कि अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब चारों को एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ था शेयर। अब क्या प्रॉब्लम आई थी, बताओ त्रिषा, आप क्या प्रॉब्लम आई थी, अभी क्यों नहीं शेयर करवा सकते? क्योंकि ये सब अलग अलग एनर्जी और अलग अलग शेप के। आपको पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, p ऑर्बिटल डबल शेप के होते हैं। s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, p ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर अभी इन चारों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो चारों बॉन्ड अलग अलग शेप के बनेंगे, और कोई बॉन्ड वीक बनेगा, कोई स्ट्रॉन्ग बनेगा, कोई लोअर एनर्जी पे होगा, कोई हायर एनर्जी पे होगा। आप इमेजिन करो, जैसे ये स्ट्रक्चर है मीथेन का, लेट मी शो इट। आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए सब लोग मेरे हाथ में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, क्या आपको दिख रहा है कि ये सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसने अभी बॉन्ड बना लिया ना, तो कोई बॉन्ड तो बहुत बड़ा बनेगा, कोई बॉन्ड बहुत छोटा बनेगा, कोई थिक बनेगा, कोई थिन बनेगा, अलग अलग, बड़ा अनसिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल है। और अनसिमेट्री से स्टेबिलिटी नहीं आती, स्टेबिलिटी आती है सिमेट्री से। तो कार्बन चाहता है कि उसके आसपास के सारे बॉन्ड्स एक जैसे बने, और बॉन्ड्स तभी एक जैसे बनते हैं जब उन बॉन्ड्स को बनाने वाले ऑर्बिटल्स एक जैसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये s ऑर्बिटल और ये तीनों p ऑर्बिटल अपने आप को एक जैसा बनाने के लिए, अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपस में चारों मिक्स हो जाएंगे। एक s और 3 p मिक्स हो जाएंगे, इसे बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और मिक्स होके ये वापस 4 में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में पेंट्स का, कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स के अंदर रेड कलर का पेंट है, एक दूसरे बॉक्स के अंदर व्हाइट कलर का पेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों पेंट एक जैसे बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि रेड और व्हाइट को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, और उन्हें अच्छी तरह डिसॉल्व करके मिक्स करके उन्हें वापस 2 में डिवाइड कर लेंगे, तो वो दोनों एक जैसे हो चुके होंगे। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि इन चारों को अगर एक जैसा बनाना है तो इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके इनकी रिडिस्ट्रीब्यूट करके वापस 4 में डिवाइड करें। अब ये चारों बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, उसे बोलते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में अब ये चारों एक साथ जोड़ के बना देंगे हम। अब ये अलग और ये अलग नहीं दिखाने, चारों एक साथ कंबाइन करके दिखानी है, और चारों का नाम भी एक जैसा हो चुका। अब किसी को 2s या किसी को 2p नहीं बोलोगे, each one will be individually named as sp3, sp3, sp3 and sp3। और ना सिर्फ इनका नाम, इनकी एनर्जी, इनकी शेप एक जैसी हो चुकी, इनका जो ओरिएंटेशन है ना, इनका जो शेप है इस तरह से, ये भी एक जैसे, ठीक है। पहले s ऑर्बिटल स्फेरिकल था, p ऑर्बिटल डम्बल शेप के थे, लेकिन अब सारे ऐसे हो गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हमेशा यही होती है, चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन। अभी तो मैं sp3 पढ़ा रहा हूं, मैं sp2, sp डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ाऊंगा आपको। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसी ही होती है, एक लोब बहुत बड़ा हो जाता है, दूसरा लोब बहुत ही छोटा सा रह जाता है। इस छोटे वाले लोब को हम अंदर भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, छोटे वाले लोब को बेंड करके बड़े वाले लोब के अंदर ही दिखाते हैं। तो दिस इज द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब फर्दर कार्बन क्या करेगा, कार्बन ने अब चारों हाइब्रिडाइज तो कर लिए, एक जैसे बन गए। अब बुला लेगा हाइड्रोजन को शेयर करने के लिए, अभी भी नहीं बुलाएगा, अभी भी नहीं, एक काम और कर। अब कार्बन क्या करेगा, अपने इन चारों ऑर्बिटल्स को पहले मैक्सिमम एंगल पे अलाइन करेगा, एक ऐसी ज्योमेट्री पे अलाइन करेगा ताकि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम। एंड वी नो, 4 चीजों के बीच में, हम ये VSEPR थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 4 चीजों के बीच में जो मैक्सिमम सूटेबल ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के एक्सपेक्टेड होते हैं। तो कार्बन क्या करता है, ये कार्बन अपने आसपास, अब देखो ध्यान से देखिएगा, मैं ये कार्बन नंबर 1 बता रहा हूं। कार्बन नंबर 1 अपने आसपास 4 ऑर्बिटल्स इस तरह से अलाइन कर, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, सही है। इन सब के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहले मैं ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बॉन्ड वाला डायग्राम भी दिखाऊंगा। ये कार्बन नंबर 1 है। अब जो कार्बन नंबर 1 ने करा है ना, एग्जैक्टली सेम चीज कार्बन नंबर 2 भी करेगा, क्योंकि आप देखिए इसको भी तो देखिए, ये भी सारे 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर कार्बन देखो, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक आगे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है।
अगर ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने भी अपना 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट करा होगा, इसने भी फिर चारों को मिक्स करके एक जैसा बनाया होगा, और जब ये एक जैसे बन गए होंगे तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी अलाइन करे गए होंगे, क्योंकि 4 चीजों के बीच में होता ही वो मैक्सिमम एंगल है, ठीक है। लेकिन दूसरे कार्बन का जो टेट्राहेड्रल बनाओगे ना, वो ध्यान से देखिए कैसे बनाओगे। पहले कार्बन पे मैंने ये जो टेट्राहेड्रल आपको सीधा बनाया ना, आप इमेजिन करो ये जो 3 ऑर्बिटल्स नीचे वाले हैं, ये ट्राइपॉड के 3 लेग्स की तरह है, जैसे ट्राइपॉड के 3 लेग्स हो, ठीक है। तो पहले वाले टेट्राहेड्रल को मैंने सीधा बनाया है, इसके बराबर में दूसरे टेट्राहेड्रल को उल्टा करके बनाऊंगा, मतलब ट्राइपॉड की 3 लेग्स ऊपर, सही है। देखो, और वो मैं इसके सीधे एकदम लिनियरिटी में नहीं बनाऊंगा, स्लैंटिंग बनाऊंगा यहाँ पे, देखो यहाँ। अब ये तो नीचे वाला ऑर्बिटल आ गया, ये वाला जो इसमें ऊपर था वो इसमें नीचे आ गया, और इसके 3 ट्राइपॉड के लेग्स वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो ये आ गए, ठीक है। ये वही चीज बनाई है मैंने, दिख रहा है ना आपको, ये वही चीज बनाई है मैंने, यही चीज बनाई है, लेकिन ये सीधा टेट्राहेड्रल है, इसी को उल्टा करके मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। अब तीसरा, ये वाला जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 भी एग्जैक्टली सब कुछ वही करेगा, ठीक है। जब तक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, तब तक कार्बन हर बार यही करेगा, वो अपनी पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से हाइब्रिड स्टेट में जाएगा sp3, और sp3 के 4 ऑर्बिटल को टेट्राहेड्रली अलाइन करेगा। तो देखिए तीसरा वाला जो कार्बन है ना, वो फिर टेट्राहेड्रल होगा, और उस पर फिर सीधा टेट्राहेड्रल बनाएंगे, ऐसा ही पहले सीधा टेट्राहेड्रल, फिर उल्टा टेट्राहेड्रल, फिर सीधा, फिर उल्टा, ऐसे करता रहेंगे। अब देखिए वो इसके फिर ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, और ये देखिए एक ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया, एक ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, जो मैंने ये बनाया था ना पहला वाला, बिल्कुल वैसे ही ये तीसरा वाला बनाया, ठीक है, बस बीच में एक उल्टा करके दिखा दिया। अब आप देख सकते हो दोनों कार्बन के एक एक sp3 ने आपस में यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, और बीच वाले कार्बन ने एक यहाँ पे ओवरलैप कर दिया, तो ये तो आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इतना मिल गया, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के ओवरलैप से ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया, और इन दोनों के ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये जो 3 कार्बन नंबर 1 पे जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, इन्होंने तीनों ने एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लिया, तो 3 हाइड्रोजन इस पे लग जाएंगे पहले वाले पे, ठीक है। बीच वाले पे आप देखिए 2 ही तो बचे, क्योंकि एक तो उसने राइट वाले कार्बन के साथ, एक लेफ्ट वाले कार्बन के साथ ओवरलैप कर लिया, तो बीच वाले पे 2 ही हाइड्रोजन ओवरलैप हो पाए, ठीक है। तो बीच वाले पे 2 H आ गए, CH2, और लास्ट वाले पे 3 ऑर्बिटल्स और बचे हुए हैं, ये तीनों एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ ये ओवरलैप कर लेगा, एक के साथ ये, एक के साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं ना मैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ठीक है, ये कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो 3 हाइड्रोजन इस पे लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक चीज क्या कंक्लूड करने हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको मीथेन करवाया था, फिर इथेन भी करवाया था, आज मैंने प्रोपेन भी करवाया। इससे एक चीज कंक्लूड होती है, अब तक हमने देखा चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, सब में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज थे, तो हम ये अल्टीमेटली कंक्लूड करते हैं कि इसका मतलब ऑल सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड जब तक कार्बन बनाते हैं वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। आप ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कुछ भी कितने भी आगे तक चेंज चलाते जाओ, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, हर कार्बन के आसपास sp3 के 4 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री अलाइन होंगे, एक सीधा टेट्राहेड्रल होगा, एक उल्टा होगा, एक सीधा होगा, एक उल्टा होगा, ऐसे चेन लेंथ आगे चलती चली जाएगी, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं एक बॉन्ड की फॉर्म में दिखाऊं, ये तो ऑर्बिटल डायग्राम, अगर मैं बॉन्ड्स की फॉर्म में दिखाऊं तो मैं अभी इसे मिटा के दिखाऊंगा आपको ऊपर, ये तो देखो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इतना पोर्शन तो आपने लास्ट क्लास में मीथेन में बना ही लिया था, ठीक है। पहले बताइए जो लोग ऑनलाइन है, सब कुछ समझ में आया, प्रोपेन में तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ये सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इन प्रोपेन के अंदर बस एक स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद ये डायग्राम बनाइए, ये सब कुछ मत बनाइए। हाँ, अगर कोई लास्ट क्लास में एब्सेंट था, नहीं बनाया था, तो वो लोग जरूर बना लें, जो भी लास्ट क्लास में एब्सेंट था, ठीक है, वो बना लीजिएगा, अदरवाइज हमने ये ऑलरेडी कर रखा है। एक स्टेटमेंट लिखो, जस्ट लाइक मीथेन एंड इथेन, just like methane and ethane, just like methane and ethane, कॉमा लगाइए इथेन के आगे, even in propane each carbon atom
is sp3 hybridized. Each carbon atom is sp3 hybridized. ठीक है, और उसके नीचे ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ प्रोपेन बना लीजिए. इसे बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ प्रोपेन. ये वाला डायग्राम बनाइए. अंदर सेकंड क्यों नहीं बना? क्या से ये वाला ये बना लो, सब में बनाना है. जो हमने भी पाई बॉन्ड पढ़े ना, तो बुक आपने तो ऐसे वो 2 डंबल वाला दिखाया है, बुक में एक और दिया है. वो 2 डंबल ओवरलैप करने के बाद फाइनली कैसी शेप ले लेते हैं वो दिया है, वो करेंगे हम. ठीक है, देखो ये एक और डंबल और ये एक डंबल, ये ओवरलैप कर गए. अब ये ओवरलैप करने के बाद ना, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है इस तरह से. तो बुक में वही इसी को दिखा रखा है कि ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया. इन दोनों ने एक शेप ले ली, इन दोनों ने एक शेप ले ली, ये पूरा एक ही. वो हम पढ़ेंगे, उसके बारे में अलग से बताऊंगा. सर यहाँ पे आपने ये कैसे लिखा है sp3 सर? सर ये एक बार समझा दो वापस. हाँ सर, नहीं ऊपर, हाँ ये वाला सर. देखो एक S 3 P के साथ मिक्स हो रहा है ना, so that's why we call this hybridization sp3 hybridization. एक S और 3 P. सर तो ये जो यहाँ पे जो ये S है और P है, इस तरह ऑर्बिटल ही है ये भी. तो ये S ऑर्बिटल है ना, और ये P ऑर्बिटल्स हैं तीनों. ये मतलब ये P ऑर्बिटल के 3 P सबशेल के 3 ऑर्बिटल है ना, px py pz. हाँ ओके सर. क्या डाउट क्या है आपको रोहित? सर मेरे को ये कि आपने यहाँ पे भी तो वो कर दिया मिक्स, उसको इसके ऑर्बिटल को और P के ऑर्बिटल को बाद में. हाँ तो वही तो मिक्स करके, यही तो दिखाया है मैंने आपको कि मैंने एरो डाल के दिखाया है कि ये चारों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके वापस ऐसे बन जाएंगे. अभी तो ये अलग अलग दिख रहे हैं ना इस डायग्राम में आपको, लेकिन जब ये मिक्स होके वापस 4 में डिवाइड हुए तो आप देखो चारों को ज्वाइन करके दिखा दिया हमने. अब सबका नाम भी sp3 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 हो गया. ओके सर. देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा दूं या कोई नोट कर रहा है? एनीबडी? इरेज कर दूं ऊपर वाले को? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट. Yes, sir. चलिए देखिए मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूं. डायग्राम इन द सेंस कि ये एक तो होता है ऑर्बिटल डायग्राम और एक होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ऑर्बिटल नहीं दिखाते, बॉन्ड दिखाते हैं एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में. देखिए जैसे ये कार्बन, इस पहले कार्बन पे आपने सीधा टेट्राहेड्रल बनाया. आप ये शेप इमेजिन कर पा रहे हो? ये यही चीज है. अगर मैं आपको बोलता हूँ ये मॉडल मैं आपको सामने से दिखाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ इस मॉडल को आप बोर्ड पे बना दो या अपनी कॉपी पे बना दो, तो आप इसे ऐसे ही तो बनाओगे. समझ रहे हैं? ये ट्राइपॉड के 3 लेग्स हैं. ठीक है, तो आप देखिए एक लेग ये, एक लेग ये, एक लेग ये, और ये लेग आपको प्रैक्टिकली इमेजिन करना है बाहर की तरफ आ रही है. ठीक है, लेकिन बोर्ड पे हम बाहर निकला हुआ तो नहीं बना सकते ना, वी हैव टू जस्ट इमेजिन. ठीक है, तो ये 3 ट्राइपॉड के 3 लेग्स वाले बॉन्ड्स हैं और ये ऊपर वाला बॉन्ड ये जो जा रहा है. ठीक है, तो पहले कार्बन पे ये 4 बॉन्ड इस तरह से बनेंगे. फिर जो ये वाला जो बॉन्ड जा रहा है ना स्लैंटिंगली, इसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे एक कार्बन दिखा देंगे और इस कार्बन पे यही वाला टेट्राहेड्रल उल्टा करके दिखा देंगे ऐसे. फिर यहाँ पे एक कार्बन दिखा देंगे, उस पे यही वाला टेट्राहेड्रल फिर सीधा करके दिखाएंगे ऐसे, और अब सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. ये ऑर्बिटल डायग्राम है और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन. हर बॉन्ड को एक लाइन के फॉर्म में दिखाया. ड्रॉ करते ही मुझे बता दीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं.
कंप्लीट हो गया, सबने नोट करा? Yes. देखिए अल्टीमेटली एक फाइनल चीज जो हमने कंक्लूड करी वो क्या करी, वो लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑल सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ऑल सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स are always all singly bonded carbon atoms are always sp3 hybridized, are always sp3 hybridized. ठीक है, अब मूव करते हैं एक नई हाइब्रिडाइजेशन पे, एक नए कॉन्सेप्ट। अगली हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। अभी हमने इथेन और प्रोपेन वगैरह देखे, अब हम डबली बॉन्डेड पे आते हैं, अनसैचुरेटेड पे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। अगेन कुछ नोट नहीं करेंगे, सिर्फ देखिए बोर्ड। इथीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबको मालूम है ना इथीन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पे भी दो सेंट्रल एटम है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले कार्बन नंबर 1 देखते हैं वो क्या करता होगा CH2 डबल बॉन्ड बनाने के लिए। क्या उसने भी पहले की तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन करी होगी या कुछ चेंज होगा आपकी बात? देखिए कार्बन नंबर 1 एटॉमिक नंबर 6 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट सेम ही रहेगी उसकी कार्बन की, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 2p2। अब गिनकर बताइए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना रहा है, चाहे वो सिंगली एल्केन के कार्बन हो या एल्कीन के कार्बन हो या एल्काइन के कार्बन हो, टोटल बॉन्ड तो 4 ही बनते हैं। और अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगेन क्या ये भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? डेफिनेटली जाना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट में बैठे बैठे तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है ये, तो ये भी क्या करेगा, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट करेगा, इसको भी एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। कोई कार्बन ऐसा नहीं होता जो एक्साइटेड स्टेट में ना जाता हो, अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2s1 2p3, ठीक है, 2s1 2p3। अब तीसरा वाला स्टेप वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहां पे कार्बन 4 बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन उन 4 में से एक डबल बॉन्ड है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है। 2 हाइड्रोजन के साथ वो सिंगली बॉन्डेड होंगे, इस तरह इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C के पीछे 2 सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर C के आगे 2 सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन, बेसिकली ये। ठीक है, तो कार्बन बेशक यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन 2 सिंगल और बाकी का एक डबल बॉन्ड बना। ये याद रखिएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिएगा मेरी बात। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, जिन कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना होता है ना, वो कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, वो अपने एक s को 2p के साथ मिक्स करते हैं। दे ऑलवेज अंडरगो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वो एक p को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, मैं अभी आपको पूरी बात हो जाने दीजिए, अपने आप समझ में आएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना होता है ना, फॉर डबल बॉन्ड द कार्बन ऑलवेज अंडरगो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट नेवर अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि वो एक s को 2p के साथ मिक्स करेगा। ठीक है, एक p को हम छोड़ देंगे, हम लाइन बस उतने के नीचे बनाएंगे जितना मिक्स हो रहा है। सही है, अब देखो क्या होगा, ये तीनों मिक्स होके अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करके वापस 3 में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप देखिए कार्बन की हाइब्रिड स्टेट आप ऐसे बनाओगे, जो 3 मिक्स हुए हैं ना, उन तीनों को तो एक साथ कर दोगे। Each one will be individually known as sp2 sp2 sp2, और ये जो लास्ट वाला रह गया, इसे अभी भी आप 2p1 अलग से दिखा दोगे कि 2p में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम अभी भी 2p है, क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइज हुआ ही नहीं ना, ये तो पहले भी 2p था, अभी भी 2p है, लेकिन जो 2p के हाइब्रिडाइज हो गए वो उनका नाम sp2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए, इन तीनों की शेप तो हो गई होगी ऐसी जो हाइब्रिडाइज हो गए, लेकिन ये जो हाइब्रिडाइज हुआ ही नहीं, इसकी तो शेप अभी भी ऐसी होगी ना, मानते हो? बताओ सब लोग बताओ।
हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने Yes, वालों sir. की शिफ्ट हो गई ऐसी, यानी कि कार्बन के पास ऐसे 3 ऑर्बिटल और ऐसा एक ऑर्बिटल बचा। अब ये अलाइन कैसे करेगा? इससे पहले कि हाइड्रोजन को बुलाए ये शेयर करने के लिए, ये अपने ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम एंगल पे अलाइन भी तो करेगा। मैक्सिमम एंगल आपको हमेशा सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में देखना है, अनहाइब्रिड के बीच में नहीं देखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे 3 है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बताइए 3 चीजों के बीच में मैक्सिमम एंगल कौन सा होता है? कौन सी ज्योमेट्री अटेन करता है मॉडल? अपने Diagonal आसपास planar. मैक्सिमम एंगल पे रखना। कौन सी? Trigonal planar. ट्रायगोनल प्लेनर। सर ट्रायगोनल 120 डिग्री। प्लेनर, ट्रायगोनल 120 प्लेनर विद degrees. एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के अलोंग, सही है? तो देखना ध्यान से, कार्बन नंबर 1 चल रहा है, अभी ये कार्बन नंबर 2 की बात मैं अलग से बताऊंगा। कार्बन नंबर 1 के पास sp2 के ये 3 ऑर्बिटल्स 120 डिग्री इन प्लेन, एक इस तरह से आगे की तरफ कर देते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, 120 120 120, ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के अलोंग, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 डिग्री पे 3 sp3 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स अलाइन। अच्छा आप बताओ कि अगर 3 ऑर्बिटल्स को 120 डिग्री पे अलाइन करते हैं तो क्या तीनों एक ही प्लेन में होंगे या कोई बोर्ड के बाहर आ रहा होगा, कोई बोर्ड के पीछे जा रहा होगा? एक ही प्लेन पे होंगे। सर एक ही सर इन ट्रायगोनल प्लेनर, तभी तो प्लेनर बोल रहे हैं इसे। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के अलोंग जब कोई चीज होती है तो एक ही प्लेन में होती है, तो अब तक तो मॉलिक्यूल फ्लैट है। अब बचा इस कार्बन के पास ये वाला ऑर्बिटल, ये जो 2p है, इसके तो अभी भी 2 लोब्स हैं, बाकी सबका तो एक ही लोब बचा है, एक लोब बहुत छोटा हो गया। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसके तो अभी भी 2 लोब्स हैं, ये कहां पे अलाइन होगा? तो इस कार्बन के पास ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये परपेंडिकुलरली अबव एंड बिलो द प्लेन अलाइन होगा। जो आपको इमेजिन करना है, इसका एक लोब बैलून की तरह ऊपर आ रहा है और एक लोब बैलून की तरह बोर्ड के पीछे जा रहा है। ये बैलून की तरह है ना लोब, लोब आर जस्ट लाइक बैलून। तो आप इमेजिन करो, एक लोब ऊपर उठा हुआ है और एक लोब बोर्ड के पीछे जा रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे, ठीक है? जो हम बोर्ड पे ऐसे दिखाएंगे, या तो दूसरे कलर से दिखा सकते हैं, या आप अगर ब्लैक से ही बना रहे हैं तो फिर डॉटेड से बना सकते हैं। कुछ बुक्स में डॉटेड से दे रखा होगा, लेकिन ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि इसी प्लेन में है, लेकिन ये इस प्लेन में नहीं है। इसका एक लोब बोर्ड के ऊपर है और एक लोब बोर्ड के पीछे, सही है? आप ध्यान से देखो, ये कार्बन नंबर 2 ने, कार्बन नंबर 1 ने करा अपने आसपास के sp2 के 3 ऑर्बिटल्स को तो 120 डिग्री पे लाइन कर लिया, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था उसका जो 2 लोब्स थे अबव एंड बिलो द प्लेन कर दिया। अब जो कार्बन नंबर 1 ने करा है ना, एग्जैक्टली वही कार्बन नंबर 2 भी करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम ही तो है। CH2 डबल बॉन्ड वो भी बना रहा है, तो कार्बन नंबर 2 भी यही करेगा। वही ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, 4 अनपेयर्ड करेगा, लेकिन उन 4 अनपेयर्ड को चारों के चारों मिक्स नहीं करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। एक s 2p के साथ मिक्स होंगे sp2 और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोड़ दिया। तो दूसरे कार्बन के पास भी बिल्कुल ऐसी ही अरेंजमेंट होनी चाहिए, तो दूसरे कार्बन के पास भी यही अरेंजमेंट बनाएंगे, लेकिन फेस टू फेस बनाएंगे, ठीक है? ये कार्बन नंबर 2 है, इधर से आ रहा है। इस कार्बन नंबर 2 के पास भी sp2 के 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक यहां पे, एक यहां और एक यहां। ये तो 120 वाले हो गए, 3 एक ही प्लेन में, 1 2 3। और इसके पास भी एक अबव एंड बिलो द प्लेन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, वो अगेन हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है? अब देखिए दोनों कार्बन का एक एक sp2 तो आपस में ओवरलैप कर रहा है, ये sp2 इस वाले sp2 के साथ, तो कार्बन कार्बन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा, सिग्मा बन गया, ठीक है? ये एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर गया, ये एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर गया, तो 2 हाइड्रोजन लग गए इस पे। ये एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस पे। एक चीज जो आपको इमेजिन करनी है वो ये देखो ना, अच्छा ठीक है ना, ब्लैक शीशा है ना, दिखता नहीं है बाहर से तो अच्छे, ठीक है? अंदर केबिन में रख दीजिए। अब देखिए ये आपको इमेजिन करना है कि ये वाले जो लोब्स है ना अबव एंड बिलो द प्लेन, ऊपर वाला लोब इसके ऊपर वाले लोब से और पीछे वाला लोब पीछे वाले लोब से इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप कर जाएंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, डायग्रामेटिकली आपको लग रहा हो ये तो बहुत दूर है इससे, ये ओवरलैप कैसे कर जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए ये बीच का सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों एक दूसरे में पेनिट्रेट करके काफी पास तक आ जाएंगे, और जब एक दूसरे के काफी पास तक आ जाएंगे ना पेनिट्रेट करते हुए, तो इन दोनों के ऑर्बिटल्स भी थोड़े से ओवरलैप कर जाएंगे, थोड़े से ही कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग में एक्सटेंट कम होती है। सही है? यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, बट आप इमेजिन कीजिए कि ये सफिशिएंटली इतने पास आ जाती हैं
कि इसका ऊपर वाला लोब इसके ऊपर वाले लोब से और पीछे वाला लोब पीछे वाले लोब से ओवरलैप कर जाता है, जो हम डायग्रामेटिकली ऐसे लाइन डाल के दिखा देते हैं कि ये इससे ओवरलैप कर गया और ये इससे ओवरलैप कर गया। अब देखिए मैंने एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे बनाई है, लेकिन इसका मतलब नहीं दो बॉन्ड है, ये ऊपर वाला और पीछे वाला मिला के पूरा एक पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, इस डबल में एक सिग्मा है और एक पाई, और वो जो पाई है ना, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल हो पाती है जब दोनों लोब्स, क्योंकि अगर एक ही लोब रहेगा और एक लोब इतना छोटा हो जाएगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग सिग्निफिकेंटली हो नहीं पाएगी, नीचे वाले लोग को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए जरूरी है कि दोनों लोब्स होने चाहिए, और दोनों लोब्स तभी होंगे जब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोड़ा जाएगा। सो दैट्स व्हाई एक पी को इंटेंशनली छोड़ा गया बाहर, ताकि उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आए कि वो साइड वाइज ओवरलैप करेगा। जब भी कार्बन को पाई बॉन्ड बनाना होगा ना, एक डबल बॉन्ड बनाना होगा, तो वो एक पी को छोड़ेगा बाहर, क्योंकि उसके दोनों लोब्स रहेंगे और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के काम आएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये याद रखिएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इथीन की, ये नोट करिए। और बताइए यहां तक कोई डाउट है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई तो लेट मी नो। आकांक्षा, सुमित, परिणी, सोनम, किसी को कोई डाउट? अक्षिता, अखिला, अमेश, सर यस सर जो लास्ट वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड वाला बॉन्ड होगा, उसकी एनर्जी लेवल, उसका एनर्जी लेवल तो डिफरेंट होगा ना सबसे, तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स में से आप मुझे बताओ कृपा, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। और जो जितना स्ट्रॉन्गर होता है उतना स्टेबल होता है। अच्छा। और स्टेबल चीज लोअर एनर्जी पे होती है या हायर एनर्जी पे? जी। तो सिग्मा बॉन्ड लोअर एनर्जी पे है और पाई बॉन्ड थोड़े रिलेटिवली हायर एनर्जी पे। डेफिनेटली इन दोनों की एनर्जी अलग अलग है। सारे सिग्मा होते तो एक जैसी एनर्जी होती, लेकिन सिग्मा और पाई की एनर्जी में कुछ डिफरेंस तो होता है, तभी तो एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग है। अगर एक जैसी एनर्जी होती तो फिर तो स्ट्रेंथ भी एक जैसी हो जाती। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। सर डन। अमेश माथुर, नोटेड एवरीबॉडी? यस सर। तो देखिए इसके बारे में भी हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि जैसे मैंने अभी पिछले वाले में लिखवाया था ना कि ऑल सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अब हम लिखेंगे ऑल डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए ऑल डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ऑल डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स
doubly bonded carbon atoms are always sp2 hybridized. sp2 hybridized. Okay, all doubly bonded carbon atoms are always sp2 hybridized. So अगर आप लोगों ने इसे ड्रॉ कर लिया तो आगे बढ़े, ठीक है. Now let us move on to the next case, hybridization in ethyne. अब हम ट्रिपली बॉन्डेड पे आते हैं, देखते हैं वहां कुछ डिफरेंस होता है या वही होता है. Hybridization in ethyne. Ethyne is CH triple bond CH. CH triple bond CH. देखिए सिंपल केस है. आपको जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आगे बढ़ते जाओगे ना, चीजें आराम से समझ में आती जाएंगी. ड्रॉ मत करिएगा. अगेन यहाँ पे भी दो कार्बन है. पहले देखते हैं कार्बन नंबर 1 ने क्या करा, और जो कार्बन नंबर 1 करेगा ना, जैसा कार्बन नंबर 1 करेगा बिल्कुल वैसा ही कार्बन नंबर 2 भी करेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं. तो देखिए कार्बन नंबर 1 एटॉमिक नंबर 6 और कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2. अगेन ग्राउंड स्टेट अगर आप कार्बन की ड्रॉ करोगे तो 2s2 2p2. ग्राउंड स्टेट तो हमेशा ये रहती है 2s2 2p2. अगेन आप देख सकते हैं कार्बन बॉन्ड तो 4 ही बना रहे हैं यहाँ पे भी, एक ट्रिपल और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल. 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होंगे. तो यहाँ पे भी हमेशा की तरह वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट करा जाएगा. ऐसा करने से कार्बन की एक्साइटेड स्टेट आएगी 2s1 2p3. 2s1 2p3. अब देखिए अगेन देयर इज अ डिफरेंस कि जब भी कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है ना, तो कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन करता है. एक s को एक p के साथ मिक्स करेगा, आपकी बार 2 p छोड़ देगा. ठीक है, सो देखिए वो आपकी बार एक s को एक p के साथ मिक्स करेगा. दिस इज कॉल्ड द sp हाइब्रिडाइजेशन. 2 p अनहाइब्रिडाइज छोड़ दिए जाए. देखते जाओ पहले. तो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट में अब जो दो मिक्स हुए वो तो अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करके वापस 2 में डिवाइड हो जाएंगे. तो वो दोनों तो एक जैसे बन जाएंगे, उन्हें एक साथ बनाना है. एंड इन सब का नाम हो जाएगा sp एंड sp. और वो जो दो थे लास्ट वाले जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, उसे आप अभी भी 2p2 लिख दो. 2p3 में से एक तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया, जो दो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे वो अभी भी 2p2 है. समझ रहे हैं? अब आप देखिए इन दोनों की शेप तो हो चुकी होगी वो हाइब्रिड वाली, एक लोग बड़ा एक लोग बहुत छोटा, और ये दोनों अभी भी डबल शेप के होंगे. सही है. अब आप बताइए ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना रह सकता है? 180 डिग्री. तो कार्बन क्या करेगा, अपने इन दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट रखेगा. इस तरह से कार्बन नंबर 1 है ये, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसने यहां पे अलाइन करा और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे अलाइन करा. ये ठीक है, दो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट, एक ही प्लेन में 180 डिग्री पे दो ऑर्बिटल्स, ये एक sp है और ये एक sp. अब बचे दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो अभी भी डबल शेप के हैं. देखो आपको पता है ना 3 एक्सिस होती हैं x y and z. तो अगर x एक्सिस के अलोंग ये आ गए तो y एक्सिस के अलोंग एक p आ जाएगा और z के अलोंग दूसरा p आ जाएगा. ठीक है, तो एक p तो इसी बोर्ड के प्लेन में y एक्सिस पे आ गया अनहाइब्रिडाइज्ड वाला, और एक परपेंडिकुलरली अबव एंड बिलो द प्लेन जिसे मैं डायग्रामेटिकली ऐसे दिखा दूं थोड़ा सा स्लैंट करते हुए डॉटेड लाइंस. ठीक है, ये अबव एंड बिलो द प्लेन. ये अगर ब्लैक वाले x एक्सिस पे हैं तो y वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो y एक्सिस पे है और ये डॉटेड वाला z एक्सिस. ठीक है, बिल्कुल यही केस सामने वाला कार्बन नंबर 2 भी करेगा. वो भी ट्रिपली बॉन्डेड है, वो भी यही ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट में आएगा और उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा. तो इसके पास भी sp के 3 ऑर्बिटल्स sp के 2 ऑर्बिटल्स होंगे जो 180 डिग्री पे अलाइन हो जाएंगे. इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल y एक्सिस पे और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल z एक्सिस पे होगा. ठीक है, अब देखिए दोनों के एक एक कार्बन ने तो आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर दिया एक एक sp ने.
ठीक है, तो इतना कार्बन कार्बन के बीच का एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ इसने पीछे से ओवरलैप कर लिया और एक हाइड्रोजन के साथ इसने ओवरलैप कर लिया, तो एक हाइड्रोजन इस पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो साइड वाइज ओवरलैप, दो साइड वाइज ओवरलैप, एक तो एक पी दूसरे पी के साथ और एक पी दूसरे पी के साथ। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास में हर बात ध्यान से सुनी थी तो कैन एनीबॉडी टेल मी ये जो ऑर्बिटल्स होंगे पी वाले, ये एक्स वाई और जेड में से कौन कौन से हो? पी एक्स पी वाई और पी जेड में से कौन कौन से हो? सर पी एक्स और रेड वाले जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, कौन सा मिक्स हुआ होगा और कौन से दो बच गए होंगे? सर पी एक्स और पी वाई। ये होंगे पी एक्स और पी वाई, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पी एक्स के बीच में और पी वाई के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, पी जेड तो हेड ऑन ओवरलैप करता है। बताया था लास्ट क्लास में कि जेड एक्सेस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो दोनों हम साइड वाइज ओवरलैप करवाने वाले हैं, तो ये पी एक्स और पी वाई। ठीक है, ऑल्दो वो आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, एक ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा बोल्ड वाला, और डॉटेड वाले के साथ ओवरलैप दिखा देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे दो पाई बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होती, दो साइड वाइज ओवरलैप है ना, समझ गए ना? तो ये भी ड्रॉ कर लीजिए, और कोई डाउट है तो बताइए। सर आप एक बार ये बता दीजिए कि वो हर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल वाली है उसे हम इंटरन्यूक्लियर बोलते हैं। इंटरन्यूक्लियर वो जिसके अलोंग हेड ऑन ओवरलैप। सर तो वो कौन सी होती है एक्सिस? एक्स वाली होती है या वो होती है जेड? हम उसे केमिस्ट्री में जेड मानते हैं, जेड एक्सिस। देखिए अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एंड तक एक एक बात। ये ड्रॉ कर लीजिए पहले। अर्पित क्लियर है सर? Yes, sir. कृतिका, प्रिया, राग्या, रितिका, तेजल, हो गया? यस सर। सब लोगों ने नोट कर लिया पक्का? Yes, sir. तो एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, ऑल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ऑल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, all triply bonded carbon atoms are always
sp hybridized, are always sp hybridized. अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये इथेन था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट वाज इथीन, एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट वाज इथाइन। ठीक है, ये बॉन्ड इथेन में कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा था कि पाई था? सिग्मा। सिग्मा। सबको याद है ना? सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई था, ये याद है सबको? इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ये भी याद है? एक सिग्मा दो पाई। तो आप बताइए क्या फोर्थ डिफरेंस आपको समझ में आया कि सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली इन द मॉलिक्यूल बट पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अकम्पनीड अलोंग विद द सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड तो मॉलिक्यूल में अकेले भी बन सकता है बिना पाई के, लेकिन पाई कभी बिना सिग्मा के नहीं बन सकता। पाई के साथ साथ सिग्मा जरूर बनता है। इनफैक्ट सिग्मा नहीं होगा ना तो पाई बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि सिग्मा से इंटरपेनिट्रेशन बहुत होगी, और जब दो चीजें बहुत पास तक आ जाएंगी पेनिट्रेट करते हुए, तब जाके दो साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं पाएंगे जब तक दो चीजें बहुत ज्यादा इंटरपेनिट्रेट करते हुए पास नहीं आएंगी। सही है, तो ये याद रखिएगा, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अकम्पनीड अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड, बट सिग्मा बॉन्ड कैन इवन बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली विद द मॉलिक्यूल। सब लोगों को ये डिफरेंस फोर्थ वाला समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। आगे अब जो मैं बता रहा हूं मेरी तरफ देखिए ध्यान से। मेरे हाथ में दो एटम्स हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ये दो एटम्स हैं और बीच में एक बॉन्ड है। कितने बॉन्ड देख रहे हैं, सिंगल डबल या ट्रिपल? सिंगल। अगर मैं किसी भी एक एटम को फिक्स कर लूं तो दूसरे एटम को घुमा सकता हूं। ये देखिए घूम रहा है ना पेन। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर दो बॉन्ड होते तो क्या मैं घुमा सकता था? नो सर। टूट जाता अगर मैं घुमाता तो एक बॉन्ड। ठीक है, अगर दो बॉन्ड्स होते ऐसे तो मैं घुमा नहीं सकता था मॉलिक्यूल, या अगर तीन बॉन्ड होते तो भी मैं घुमा नहीं सकता था, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, एक को पकड़ के मैं दूसरे को घुमा ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो मैं एक को पकड़ के दूसरे को घुमा सकता हूं। सही है, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड है, लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड आएगा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगी पाई बॉन्ड के आने। एक एटम को पकड़ के दूसरे को घुमा नहीं पाओ। बताइए वो फिफ्थ डिफरेंस भी समझ में आ गया आपको या नहीं? यस सर। रोटेशन इज ओनली पॉसिबल अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। जैसे ही पाई आ जाएगा रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप एक एटम को पकड़ के दूसरे को नहीं घुमा पाओ। क्लियर है? सो देखिए आपको पांचों के पांचों डिफरेंसेस क्लियर हो गए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं बता रहा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी उस क्वेश्चन को बना के बता दूंगा मैं, लेकिन आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे हैं पहले, कि आपको एक मॉलिक्यूल दे देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक मॉलिक्यूल दे दिया। आपको कहा जाएगा नेम दिस मॉलिक्यूल, गिव द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। आप में से काफी लोग आजकल ऑर्गेनिक पढ़ भी रहे हो अपने स्कूल में, ठीक है? तो इसका नाम बताइए और इसमें हर कार्बन कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है वो बताइए, और ये भी बताइए कि इसमें टोटल कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले कैन एनीबॉडी नेम द मॉलिक्यूल? क्या कोई इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? हैंड रेज करिएगा, ट्राई तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। आप लोगों ने इतना तो 10th में भी पढ़ा होगा कि while doing the nomenclature of any organic compound we have to select the longest carbon chain। कार्बन की एक एंड से दूसरे एंड तक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करती है। एक कार्बन की चेन के लिए मिथ लगता है, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। 10 तक बताया मैंने, ठीक है? ये सब चीजें तो याद होंगी आपको या नहीं? 7 के लिए क्या लगता है बताओ? 7 के लिए हेप्ट। हेप्ट, सेप्ट नहीं हेप्ट, ठीक है? 8 के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन की चेन के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। आप सोचिए इसमें क्या लगा है, और ट्राई द नेम, ट्राई करो, एटलीस्ट हैंड रेज कर सकते हो। एक भी हैंड रेज नहीं हुआ, गलती तो हो जाएगा, कुछ तो मन में आ रहा होगा। सर ये एन हेप्ट करके कुछ होगा क्योंकि ये स्ट्रेट। बोल लो आप, पहले पूरा नाम बोलो। सोना कुछ नहीं, बोलो। पूरा भी सोच रही हूँ, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है तो ये एन से स्टार्ट होगा शायद, एन हेप्ट करके कुछ। नहीं, एन नहीं लगेगा इसमें।
ट्राई करो भाई। देखो बड़ा सिंपल है, मतलब मैं आपको बताऊंगा ना, मैं अभी आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग उधर से करेंगे, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। इसका नाम है हेप्ट 5E 1I। हेप्ट 5 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 5E 1I। डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है। आपको अगर आप पोजीशन नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा ईन कहां पे है, अगर आप सीधे हेप्टीन लिख दोगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5th कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो हम बोलेंगे 5 पे ईन आया और 1 पे आइन आया। और जब इन आइन आते हैं ना तो फिर एन नहीं बताते, एन तो बाकी सब जगह होता ही। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो बताइए ये नाम समझ में आया? देखिए रूल्स नॉमेनक्लेचर के हम पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर के हिसाब से आपको ये नाम समझ में आया? Yes. दूसरी चीज, इफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर टुगेदर प्रेजेंट इन द चेन, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो काउंटिंग किस साइड से करें, डबल की तरफ से करें या ट्रिपल की तरफ से करें? तो काउंटिंग उस साइड से करिए जहां से भी कोई चीज जल्दी मिल जाए। अगर ट्रिपल जल्दी मिल रहा है तो ट्रिपल को ले लो, डबल जल्दी मिल रहा है तो डबल को ले लो। अगर दोनों बराबर मिल रहे हो तो डबल को जल्दी लेते हैं। वो एक रूल होता है, क्योंकि डबल अल्फाबेटिकली ई से स्टार्ट होता है, आइन वाई से स्टार्ट होता है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है हमसे उसे पहले लेते हैं। लेकिन अगर दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं तो विच एवर कम्स फर्स्ट हम काउंटिंग वहां से करते हैं। तो हम ट्रिपल से काउंटिंग स्टार्ट करिए, हम इस एंड से काउंटिंग नहीं करेंगे। दिस इज हेप 5E 1I। बोलते जाइएगा, मैं जिनका नाम लूंगा ना वो बोलेंगे। ठीक है, पहले नाम लूंगा वरना फिर क्वेश्चन सुनने के बाद तो आप बोलेंगे। आदित्य शर्मा। यस आदित्य, कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन बताइए जल्दी। अक्षिता अग्रवाल आप बताइए कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन। sp आप भी बताइए चेतना। sp बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अपेक्षा कार्बन नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सोनम आप बताइए कार्बन नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन। सर sp3। सोनम और अपेक्षा आप बताइए क्या कार्बन नंबर 2 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है? बना रहा है कि नहीं? एंड ऑल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आर sp, तो आप sp3 क्यों बोल रहे हैं? ये भी sp होगा। आपने ये सिंगल देखा क्या? भाई Yes, चार sir. बॉन्ड तो, हर कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता ही है ना। अगर एक ट्रिपल बनाएगा तो पीछे एक सिंगल तो बनाएगा। जो मैंने इसमें करवाया इसमें भी एक सिंगल है, आप हाइड्रोजन के साथ सिंगल तो बन रहा है। तो सिर्फ सिंगल को मत देखिए, ये देखिए ट्रिपल बन रहा है कि नहीं। अगर ट्रिपल बन ही नहीं रहा होता, सारे सिंगल बन रहे होते तो sp3 बोलते हैं आप। समझ रहे हैं? रुजु आप बताइए कार्बन नंबर 3 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3, क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। माई ये वाला बताओ। sp3। अनुरिमा कार्बन नंबर 5 बताइए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है? sp2 sp2 बिल्कुल सही बताया आपने। अंश कार्बन नंबर 6 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है? अर्नब चौधरी आप बताइए कार्बन नंबर 6। sp2। अगेन sp2। और त्रिशा लास्ट वाला कैसे पता, ये भी बताओ। क्योंकि वो एक सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है ना, और कोई और कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो वो sp3 होता है ना, वो सारे sp3। sp3। ठीक है, तो बताइए समझ में आया? यस सर। यस सर। अब वो लोग हैंड रेज करो जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन है, सब जो ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स, हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन दिस होल मॉलिक्यूल। हैंड रेज करिएगा, आंसर मत बोलिएगा।
5 हैंड रेस क्यों हुए हैं, या यहाँ पे सबके क्यों नहीं हो रहे? मैं तो पढ़ाने के बाद ही पूछ रहा हूँ ना, ये बिना पढ़ाए पूछ लिया मैंने आपसे कुछ? या आप बताइए, आपको कुछ समझ में नहीं आया? सुमित, परिणीत, सोनम, यश, अभिराज, आप लोग के हैंड क्यों नहीं रेज हैं? अर्नव, अयान, जिज्ञासा, खुशी, कोई सर डाउट आप है एक तो बार बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन ये है कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं? हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन दिस होल मॉलिक्यूल? दीक्षा आप बताइए। 6 sigma and 3 pi. दीक्षा ने बोला 6 सिग्मा। कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे भी माइक ऑन करके बोलिए, कौन कौन कह रहा है 6 सिग्मा? स्वास्तिका, 6 सिग्मा सही है? यस सर। और 3 पाई। अखिला, अखिला सर मेरे हिसाब से 16 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई बॉन्ड्स। बिल्कुल सही बताया, 16 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। आप ये मत भूलिए कि कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है वो भी सिग्मा है। आप सिर्फ ये गिन रहे हो जो आपको दिख रहा है। आप ये क्यों भूल गए कि ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये ऐसे लगे हुए हैं? ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s, ये जब ओवरलैप करते हैं तो ये सिग्मा ही तो होता है। तो जितने हाइड्रोजन है वो भी गिनिए, वो सब भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। देखो आप पता है इसका आंसर, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देते हैं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स 6, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स 10, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स 3। आप देखिए यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होगा, यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई होंगे, तो पाई 3 है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया कि कार्बन कार्बन सिग्मा। अब यही चीज एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि आपको कोई कंपाउंड दे देंगे, आपको उस कंपाउंड में बोल देंगे कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इट आर, और ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे एबीसीडी करके, आपको करेक्ट ऑप्शन प्रेडिक्ट करना होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? या फिर आपको एक कंपाउंड दे देंगे, नंबरिंग भी नहीं डालेंगे, नंबरिंग भी आपको डालनी है कि इधर से करनी है इधर से करनी है। एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 3। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। अब कार्बन नंबर 3 आपको तो पहले ये डिसाइड करना होगा इसे लोगे कि इधर से इसे लोगे, ठीक है? वो आपको तभी आएगा जब आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स आ जाएंगे। सही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। तो बताइए सबको क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को? एवरीबॉडी? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर इसमें सर मैंने काउंट किया तो सर 13 ही पाई सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं सर। 3 और कहाँ से आए? देखो देखो ना, देखो ये पहले तो पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन गिन के बताओ कितने। सब लोग काउंट करो, हाइड्रोजन कितने? सर 11। 10 है, 11 नहीं, सर 10। 10। तो 10 हाइड्रोजन के साथ जो बन रहे होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। उसके अलावा एक 11, 12, 13, 14, 15, 16 सिग्मा हो गए ना। हर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है? यस सर। तो 16 हो गए ना। सर मैंने अलग तरीके से काउंट किया था सर थोड़ा। अलग तरीका कौन सा होता है काउंट करने का, बताओ कैसे करा सर आपने? जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सर तीनों सिग्मा होते हैं, sp2 में एक होता है और sp2 में फिर एक होता ये है। सर मैं एक सेकंड, sp2 में एक सिग्मा होता है। ये अच्छा sp2 में एक हाँ। सिग्मा होता है। sp2 नहीं में सर। 3 सिग्मा होते हैं, एक पाई होता है। हर कार्बन बॉन्ड तो 4 बना रहे हैं ना। अगर 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो sp2 में एक पाई है, बाकी के 3 तो सिग्मा ही है। नहीं समझे? समझ गया सर। ठीक है, ऐसे काउंट क्यों करना है इतना कॉम्प्लिकेटेड करके, गिन लो ना। सही है? सर आपने जो तो आज आप लोग नेम रखा था, हाँ बोलो। वो सर आपने यहाँ से क्यों रखा था? यहाँ की ओर से राइट से? डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब एक साथ आते हैं तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम काउंटिंग उस साइड से करते हैं जहां से कोई भी चीज जल्दी मिलती है। दिस इज कॉल्ड द लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर आप स्कूल में ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब रूल्स पढ़ाए जाएंगे, वरना जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? कि जहां से कोई चीज जल्दी लोकेट हो जाती है काउंटिंग भी वहीं से स्टार्ट।
तो हम ट्रिपल बॉन्ड वहां से जल्दी मिल रहा था, इधर से काउंटिंग करते तो डबल 2 पे मिलता, ट्रिपल 1 पे ही मिल गया था, तो हमने दैट्स व्हाई काउंटिंग उधर से करी। सो आज आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम और हाइब्रिडाइजेशंस कंटिन्यू करें, ठीक है? ओके सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening, sir.